Yes, now I am connected with you. Welcome my dear students. कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 चल रहा था वंशागत के आणविक आधार। तो हम लोग इसमें जो है कल हम लोग डीएनए के बारे में और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार आपस में जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से किस प्रकार से जुड़ती है, और उसके बाद किस प्रकार से जो है डीएनए का निर्माण होता है। देखिए, इसके पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन के तौर पे है कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाया करती है। तो हम लोग बात कर रहे थे डीएनए के बारे में कि डीएनए आखिर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को ही क्यों माना गया। तो बात 1869 की है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने क्या किया, 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी, और इन्होंने सबसे पहले इसका नाम जो है वो न्यूक्लिन नाम दिया था। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलों को तकनीकी कमियों के कारण यानी आइसोलेट करना बहुत ही कठिन था, यानी इसको इन्होंने आइसोलेट नहीं किया था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी लोगों को नहीं हुई थी। उसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए थे। इन्होंने एक्सरे टेक्निक के द्वारा 1953 में देखो, एक साइंटिस्ट है मैरिस विल्कन्स व रोजलिंड फ्रैंकलिन ने इन्होंने एक्सरे के द्वारा आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की जो है वो दो लड़ियाँ होती हैं, आपस में पेयरिंग करती हैं, और एक जो है चेन के रूप में ये श्रृंखला होती है, और वो जब पेयरिंग होती है तो यह डीएनए के द्विकुंडलित जो संरचना देखने को मिलती है। और फिर एरविन चरगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था कि इसने एरविन चरगाफ ने यह बताया था कि जो एडेनिन और थाइमिन की जो मात्रा है वो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो अनुपात है वो बराबर होता है। कहने का तात्पर्य कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा, और ये भी पता कि एडेनिन की जितनी मात्रा होगी उतनी थाइमिन की मात्रा होगी, और जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी उतनी मात्रा ग्वानिन की होगी, यानी दोनों की जो मात्रा है वो समान होगी। अब बेस पेयरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता होती है कि इनमें जो होता है बेस पेयरिंग होती है। ये श्रृंखला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और इसलिए एक स्ट्रैंड में स्थित रज्जु का मतलब होता है स्ट्रैंड ये टर्म बार बार आएगा। एक स्ट्रैंड में स्थित जितने भी बेस पेयर होते हैं उनके बारे में जानकारी होने पर दूसरे जो बेस पेयर होते हैं उनकी हम जानकारी कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक ये स्ट्रैंड है, ये इस पे है A T G C, तो यार हमको ये पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, यानी दूसरे पे T होना चाहिए, और थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पे A होना चाहिए। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ पे C होना चाहिए, यानी साइटोसिन होना चाहिए, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है तो यहाँ पे ग्वानिन होना चाहिए, यानी दूसरा वाला स्ट्रैंड तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा। तो वही लिखा हुआ कि एक स्ट्रैंड की अगर जानकारी हमको है तो दूसरे स्ट्रैंड की भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि डीएनए जिसको हम पैरेंट डीएनए कहते हैं, इसकी प्रत्येक जो स्ट्रैंड होता है वो एक नए स्ट्रैंड का निर्माण करता है, और पुराना जो मतलब जो पुराना स्ट्रैंड होता है वो एक टेम्पलेट की तरह यानी एक सांचे की तरह कार्य करता है, और इस प्रकार एक पैरेंट डीएनए से दो संतर डीएनए बन जाते हैं। इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी डीएनए का संश्लेषण या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। पैतृक डीएनए जो होता है, पैतृक डीएनए से जो नया डीएनए बनता है वो समान होता है अपने पैतृक डीएनए से। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल पाई है।
जो इन्होंने वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का जो इन्होंने मॉडल दिया था उसकी कुछ खास बातें जो थी वो हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं। पहली खास बात ये थी कि जो डीएनए की जो संरचना है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी हुई है, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये शर्करा, फास्फेट और क्षार के मिलने से होता है, इसका निर्माण यानी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वो इनमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवण की क्षमता होती है। इसका मतलब एक श्रृंखला जो होती है वो 5' से 3' होती है, एक श्रृंखला जो होती है वो 5' से 3' एंडिंग होती है, तो दूसरी जो श्रृंखला होती है वो 3' to 5' एंडिंग होती है। दोनों रज्जुक आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा पेयरिंग करते हैं, और एडेनिन जो होता है वो थायमिन जो विपरीत स्ट्रैंड में होते हैं आपस में पेयरिंग करते हैं, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ जाता है, ये आपस में पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड की एक संरचना आपको बताई है कि इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये हमने राइबोस शुगर लिया, इसमें 5 कार्बन होते हैं, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा कार्बन ये, और चौथा कार्बन ये, 5वां कार्बन ये ऊपर है। 5वें कार्बन से यहाँ पे फास्फेट जुड़ा हुआ है, और ये जो आपको ये दिख रहा है ये आपका कोई भी नाइट्रोजनी क्षार है, हालांकि 2 रिंग वाला है, तो 2 रिंग वाला है इसका मतलब ये प्यूरिन है। प्यूरिन भी हो सकता है एडेनिन या हो सकता है ग्वानिन, कोई भी हो सकता है। तो एक क्षार मतलब एक राइबोस शुगर और एक फास्फेट, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर और भी स्पष्ट तरीके से हमने यहाँ पे बताया है कि न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये पेंटोस शुगर लिया। पेंटोस शुगर में देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। अब 5वें कार्बन से फास्फेट जुड़ गया। सबसे पहले वाले कार्बन से कोई क्षार जुड़ गया, यहाँ पे देखो पिरिमिडीन वाला कोई क्षार जुड़ा है, तो कोई क्षार जुड़ गया, और क्षार जुड़े जब शुगर और कोई नाइट्रोजन क्षार आपस में दो जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब ये शुगर और कोई क्षार आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन जब इसके तीसरे या 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखो ये दूसरे वाले कार्बन पे, शुगर में दूसरे वाले कार्बन पे अगर OH होता है तो RNA, लेकिन OH से यदि O निकल जाता है तो ये DNA यानी ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाती है, और वैसे ये राइबोस शुगर होती है जब O होता है। तो यहाँ पे आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में लेकर के लिंक करके आपको बताया गया है। देखो एक चेन जो होती है वो 5' से 3' एंडिंग होती है, तो दूसरी चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो 3' से 5' की तरफ एंडिंग होती है। ये आपका ये शुगर है, और यहाँ पे ये फास्फेट है, और ये कोई क्षार है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कोई शुगर है, और यहाँ पे ये आपका फास्फेट जुड़ा हुआ है। देखिए फास्फेट इधर भी है, मतलब फास्फेट जो होता है वो 2 शुगर के मध्य जुड़ा होता है, तो इसके मध्य जो ये बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब चूँकि ये 2 बार है इसीलिए इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ से जो ये जहाँ से ये, एक मिनट मिटा देते हैं, इसके बाद यहाँ से ये आपका शुगर से जब कोई ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो 2 क्षार हैं, ठीक, यहाँ पे 2 क्षार हैं। एक तो ये न्यूक्लियोटाइड है, अरे यार एक मिनट, एक तो ये ऊपर का न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड है। ये आपस में यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होना चाहिए, और बीच में 2 बंध होने चाहिए। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो ऊपर थायमिन होना चाहिए, बीच में 2 बॉन्ड। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो ऊपर ग्वानिन होना चाहिए, और बीच में हाइड्रोजन के 3 बंध होने चाहिए। यहाँ पे ग्वानिन है तो ऊपर साइटोसिन होना चाहिए, और इसमें 3 बंध होते हैं, ठीक।
और ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो ये आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई गई हैं जो एंटी पैरेलल होती हैं। एक 5' से 3' एंडिंग होती है, दूसरी 3' से 5' एंडिंग होती है। आपस में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है पेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं दो क्षार, यानी दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं, वो भी एक 5' से 3' एंडिंग और एक 3' से 5' एंडिंग, यानी दो एंटी पैरेलल चेन होती हैं जिसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवण की क्षमता भी होती है, और ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन की जो मात्रा होती है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों स्ट्रैंड के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 करोड़वां भाग, मतलब 10 की पावर 9 मीटर हम इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर को। उसके बराबर होता है। और प्रत्येक घुमाव में, यानी जो प्रत्येक जो टर्म होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, और परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, क्योंकि अब 10 होते हैं तो अब, और हर कुंडली का जो पिच होता है वो 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो एक की अगर बात करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है एक बेस पेयर के, यानी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के मध्य इतनी दूरी होती है। यहाँ पे हम इसको स्लाइड को जूम कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको क्लियर नज़र आएगा। देखिए यहाँ से ये इतनी दूरी जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, लेकिन अगर हम दो बेस पेयर की बात करें तो जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, और यहाँ से और यहाँ तक की इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये होता है एक कुंडली, इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स। 1 हेलिक्स की संरचना। ओके, तो इसको जो वैसे नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये वाला आपका 3D के हिसाब से दिखाया गया है, तो 3D में उतना अच्छा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, पर यहाँ से आप समझ सकते हो। ये आपका 5' से 3' एंडिंग है। ये यहाँ से 5' से ये आपका 3' एंडिंग है, ये 5' से ये आपका 3' एंडिंग है। तो आपस में दो एंटी पैरेलल चेन है, आपस में इन्होंने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं बीच बीच में। ये जो आपके क्षार होते हैं, क्षार के मध्य जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो पूरी दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की अगर बात करें तो 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। ये आपका 3D के हिसाब से दिखाया गया है, तो बहुत अच्छा नहीं स्पष्ट है, पर यहाँ पे ये अच्छा आया है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं, यानी एक बेस पेयर के ऊपर दूसरे बेस पेयर होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को जो है स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अगर हाइड्रोजन बंध ना हो तो एक स्टैंड अलग, दूसरा स्टैंड अलग। प्यूरिन व पिरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यूं परिक्रमी है कि आनुवंशिक उलझनों को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि देखिए एक नियम दिया था एरविन चरगाफ ने। उन्होंने ये कहा था कि जो एडेनिन है ये हमेशा एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ेगा, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा। तो ये एरविन चरगाफ ने इस सिद्धांत को दिया था। फिर उसके बाद में जब द्विकुंडली संरचना का अध्ययन हो गया तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फ्रांसिस के वैज्ञानिक थे क्रिक ने, उन्होंने प्रस्तुत किया।
उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए होता है उसी से प्रोटीन बनती है। तो किस प्रकार से बनती है? कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो बहाव वो डीएनए से आरएनए वैसे प्रोटीन की तरह होता है। जैसे ये डीएनए है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए से जब रेप्लिकेशन होगा तो उसको हम बोलते, जब डीएनए से कोई सूचनाएं पढ़ी जाती हैं तो उसको हम अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं। अब डीएनए से एमआरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये आपका कहलाता है ट्रांसलेशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसको अनुवादन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और यही ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा, यानी कभी कभी ऐसा होता कि एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। क्या तुम इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम का सुझाव कर सकते हो? जैसे एक्चुअली होता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता, डीएनए से आरएनए का निर्माण या 3 प्रकार के जो आरएनए होते हैं उसका निर्माण होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उल्टा हो जाता है कि डीएनए मतलब आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है। होता ना, कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे जगजीवन, नवजीवन। तो नवजीवन ऐसा एक नाम है, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से। जैसे मान लो लिखा है नवजीवन, तो चाहे आप इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, दोनों साइड से पढ़ोगे तो आपको नवजीवन ही लिखा मिलेगा। तो होते ना कुछ ऐसे नाम होते, तो कभी कभी एनजीओ में भी होता है। एक्चुअली बनना तो इधर से चाहिए था, लेकिन ये बन इधर से जाते हैं। तो आपके नाम ये स्टिकर चला है बायोलॉजी फाउंडेशन, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हमारा 8081581341। आप किसी पे भी, हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, लव यू।